देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 साइंस का, ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो बोला जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। क्या करता है? अनुरक्षण का कार्य करता है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जो अनुरक्षण का कार्य करता है। जीवों में वो सभी प्रक्रम होते हैं जो क्या करता है? अनुरक्षण, जैव अनुरक्षण का कार्य करता है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सजीव, या उसे जैव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव या उसे जैव कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? निर्जीव या अजैव, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग। अब देखो सजीव किसे कहते हैं? सजीव वह कहलाता है जिसमें जान होता है। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान होता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ईटीसी। ईटीसी मतलब इत्यादि, ऐसे जितने भी चीज है जिसके अंदर जान होता है उसे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे, या जैव कहेंगे, या लिविंग थिंग्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? निर्जीव या अजैव, ठीक है। निर्जीव या अजैव किसे कहेंगे? तो जस्ट उसका उल्टा, निर्जीव में जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है, जिसमें जान नहीं होता है। जैसे कि कागज, कागज के अंदर जान नहीं होता। टेबल, कुर्सी, ईटीसी, यानी कि वैसे जितने भी चीज है जिसके अंदर जान नहीं होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे, अजैव कहेंगे, ठीक है, या नॉन लिविंग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बोला पोषण किसे कहते हैं? बोला किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। बिना ऊर्जा, बिना ताकत से काम नहीं होगा। एक मरीज आदमी से हम लोग काम कराएंगे तो वो काम कर सकता है? क्यों? उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाता है ना। वो भोजन वोजन थोड़ा कम खाने लगता है तो क्या होता है? उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाता है। तो हमें क्या होता है? ताकत यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है। किसको ग्रहण करना होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब आ गया पोषण के प्रकार। पोषण भी कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है समपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। समपोषी पोषण को कहते हैं स्वपोषण और विषमपोषी पोषण को कहते हैं परपोषण। कोई दिक्कत? अब देखो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर क्या है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें क्या होता है? जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होता है? आश्रित नहीं रहते हैं। क्या होता है? दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते। जैसे कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधा अपना भोजन के लिए क्या किसी पर आश्रित होता है क्या? कभी आया है कि थोड़ा सा खाना दे दो? हाँ, पेड़ पौधा आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है ना। वो किसी दूसरे जानवर या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, जिसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करती है। उसको जो भी चाहिए वो कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करता है। यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी कहलाता है। और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खुद सारा काम करता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। याद रखना, स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, वो अपना सारा काम खुद ही करता है, ठीक है। अब आ गया विषमपोषी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। हम लोग पोषण के लिए क्या करते हैं? दूसरे मम्मी पापा पर आश्रित रहते हैं। कमा के लाएगा तो खाना बनाएगा तो फिर हम लोग खाएंगे, है कि नहीं? अब छोटा पौधा इतना बड़ा रहता है, वो कभी आश्रित रहता है कि मेरा मम्मी पापा खाना लेकर के आएगा फिर खाएंगे? वो चाहे इतना छोटा है बड़ा, वो खुद अपना भोजन बनाता है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। लेकिन विषमपोषी पोषण क्या होता है? ये दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। क्या करता है? दूसरे पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। जैसे मनुष्य हो गया, भेड़, बकरी, इत्यादि, यानी कि इत्यादि ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है। अब आ गया विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी पोषण के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। विषमपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी स्वपोषण, ठीक है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो बोला परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर क्या करता है? जीव दूसरे जीव के अंदर रह करके उसे मारे बिना, है ना, यानी उसे बिना नुकसान पहुंचाए, बिना जान से मारे बिना क्या करता है? उससे भोजन प्राप्त करता है। उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ये जीव सबके अंदर पाया जाता है। तो ये अपना भोजन ग्रहण करता है लेकिन किसी को मारता है क्या? नहीं मारता, ठीक है। ये फिर कृमि, ये भी अंदर में पाया जाता है लेकिन ये किसी को मारता नहीं है ना, और उससे भोजन प्राप्त करता है। जो सबके अंदर होता है ना, ढीला होता है कि नहीं, तो वो क्या करता है? दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है।
लेकिन उसको जान से नहीं मारता। तो वही बोल रहा है बिना जान से मारे अपना भोजन ग्रहण करता है दूसरे जीवों से, उसे हम क्या कहेंगे? तो परजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। अब आ गया मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में होता है कि कोई भी मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से तथा क्या गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? मरे हुए जानवरों से, है ना, मरे हुए जीवों से। तो उसे हम क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। समझ में आ गया? परजीवी क्या? प्राणी संपोषण। बोला इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करता है। अंतर ग्रहण करता है, अंदर लेके रहता है, ठीक है। तो उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, और ग्रहण करने के बाद उसका जो पाचन होता है वहाँ कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, ठीक है। जैसे अमीबा और मानव, जैसे अमीबा और मानव, ये रहा अमीबा का चित्र, ठीक है। अमीबा ऐसे होता है। अमीबा क्या होता है कि वो जिधर तिधर जैसे तैसे मुड़ रहता है, ठीक है। क्या करता है? जिधर तिधर मुड़ जाता है, जिधर उसका खाना नजर आता है उधर ही उसका मुंह बन जाता है, ठीक है। तो ये है अमीबा, ठीक है। यहाँ देखो अमीबा, इधर देखा भोजन, ये है इसका केंद्रक, इधर देखा भोजन यानी कि खाद्य कण देगा, तो इसका मुंह इधर बन रहा है, और वो धीरे धीरे क्या करता है, जैसे ही यहाँ भोजन है ना, तो ऐसे ही अपना मुंह ऐसे करके बढ़ा लेता है, ठीक है। बढ़ा लेता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे इसको बंद कर देता है, और क्या करता है? बंद कर देता है। अब देखो बंद कर दिया और अंदर ले आया, है ना। तो ये जो है वो क्या है? खाद्य रिक्तिका। क्या? देखो इसको देखो, यहाँ क्या है? ये केंद्रक हो गया, है ना। ये खाद्य पदार्थ, ये जो बना रहा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ अथवा कूटपद कहेंगे। क्या कहेंगे? कूटपद कहेंगे। और देखो ये भोजन को क्या किया? अंदर ले आया, तो इसको कहेंगे खाद्य रिक्तिका, और ये खाद्य कण, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन हो गया, पूरा शरीर में मिल गया, पता नहीं चला, ठीक है। अब आता है वाष्पोत्सर्जन। क्या आता है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्प का बाहर करने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प जो बाहर करता है कौन? पेड़ पौधा, है ना। पेड़ पौधा क्या करता है? वाष्प को बाहर करता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती है। पत्तियां देखा है ना, तो उस पत्तियों में उपस्थित रंध्र होते हैं, है ना, उसके द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र को स्टोमेटा भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। यह एक जल हानि की क्रिया है। यह क्या है? एक जल हानि की क्रिया, क्योंकि हमारा पेड़ पौधा क्या कहते हैं? जमीन के अंदर से वो क्या करता है? जल को लेता है ना, और जल लेने के बाद क्या करता है? उसको वाष्प बना करके वायु में छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। तो इससे क्या हम कह सकते हैं? इसको यह जल हानि की क्रिया है। क्या? जल हानि की क्रिया। अब आ गया रंध्र। रंध्र जो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, उसे क्या करता है? तो वो करता है वाष्पोत्सर्जन करता है। क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी कि गैसों का विनिमय करता है। क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। पेड़ पौधा क्या करता है? CO2 को छोड़ लेता है। क्या करता है? CO2 को लेता है, यानी कि CO2 को ग्रहण करता है, और O2 को क्या करता है? बाहर कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है, ठीक है। और आगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, इसको हम मापते हैं फोटोमीटर में। अच्छा, मनुष्य क्या करता है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, लेकिन पेड़ पौधा उसका उल्टा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए क्या? वातावरण में पूरा संतुलन बना हुआ है, ठीक है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को फोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? फोटोमीटर से, ठीक है। बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन है। बारिश होने के कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण जो पानी होता है वो वाष्प बन के वायु में चला जाता है, और जाने के बाद वहाँ बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बारिश होती है। कोई दिक्कत? आ गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति से, है ना, प्रकाश को ग्रहण करके कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये पेड़ पौधा में ज्यादा होता है, ठीक है। पेड़ पौधा में ज्यादा होता है। पेड़ पौधा अपना भोजन किसके उपस्थिति में बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, है ना, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके वो अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से फलस्वरूप पौधे C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कार्बनिक ग्लूकोज प्राप्त करता है। क्या करता है? ग्लूकोज प्राप्त करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, है ना, नीला, लाल, नीला, बैंगनी, CO2H2O क्लोरोफिल होना चाहिए। देखो अब बना रहे हैं, तो C6CO2 12H2O, इसको क्या किया? क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश में अधिक किया तो क्या बना? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना, और 6O2 और 6H2 भी निकल गया, ठीक है। अब देखो जल H2O उपघटन से O2 एवं H2 की प्राप्ति होती है। क्या होती है?
O2 और H2O, यानी कि जल जो होता है उससे में H2O रहता है। जल का सूत्र क्या है, H2O, है ना। उसी से ऑक्सीजन भी निकलता है और उसी से क्या निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, ठीक है। तो जल से क्या होता है हमें प्राप्त, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि O2 और H2 प्राप्त होती है, ठीक है। अब आ गया हरित लवक। हरित लवक किसमें पाया जाता है, 9th क्लास में पढ़े थे कि हरित लवक पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में, ठीक है। हरित लवक क्या है, हरित लवक में ही हरे रंग का पर्ण हरित होता है। हरित लवक में क्या होता है, हरे रंग का पर्ण हरित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये पेड़ पौधा जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, तो ये सूर्य का प्रकाश मिल गया और ये पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना। तो ये जो हरे पर्ण हरित होते हैं, हरे रंग का, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, पौधे हरे दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधा हरे किसके कारण दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है, हरित लवक के कारण। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे में, ठीक है। पाचन तंत्र, कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। यानी कि कई तंत्र मिलकर के भोजन को पचाना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन मतलब भोजन को पचाने के लिए सिर्फ एक ही काम नहीं करता है ना, हमारे हाथ से लेकर के मुंह तक सारा चीज क्या करता है, भोजन को पचाने में काम करता है। और जितने भी तंत्र होते हैं वो सभी को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। कोई दिक्कत, मतलब पाचन, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल पदार्थ, कठोर पदार्थ, कोई मुश्किल पदार्थ को आसान पदार्थ में, जैसे कि रोटी, उतना बड़ा रोटी होता है, उसको पहले हाथ से तोड़ते हैं, फिर मुंह में चबाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सरल बनते जाता है ना। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों होता है। यह क्रिया किसके द्वारा होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब जो हम हाथ से तोड़ते हैं, मुंह से चबाते हैं, वो हमारा फिजिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद पेट में जाने के बाद इसमें केमिकल क्रिया स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन से मुख्य कार्य क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। यानी कि जितना अच्छा से पाचन होगा भोजन का, उतना ही हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। कोई दिक्कत, पाचन, पाचन क्या सही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, है ना, सही है, हाँ है। जल पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पढ़ा दिए। अब देखो ये उसका चित्र है, ठीक है। सबसे पहले हमारा पाचन शुरू होता है मुख से। कहाँ से होता है, मुख से। ये पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। बोला आहार नली की लंबाई, आहार नली जो होता है उसकी लंबाई कितना होता है, तो 32 फीट होता है, यहाँ से 9-10 मीटर, ठीक है। 9 से 10 मीटर, 32 फीट या 9 से 10 मीटर, ठीक है। आहार नाल का पहला भाग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल का जो पहला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख ग्रह कहते हैं, ठीक है। फेरिक, सांप के जहर या सबलिंगुअल होता है, ठीक है। अब आगे मनुष्य में लार, मनुष्य में जो लार बनता है मुख में, है ना, वो प्रत्येक दिन कितने बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। कितना बनता है, 1.5 लीटर तक। यानी कि मुंह में जो लार बनता है वो क्या करता है, हर दिन, प्रत्येक दिन 1.5 लीटर तक बनता है। हमारा भोजन का पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है लार का, ठीक है। फिर बोला लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लार में कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, 4 प्रकार का। एक होता है लाइसोजाइम, और होता है टाइलिन, डाइस्टेट और म्यूक्स, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणु जीवाणु है, क्या कीटाणु जीवाणु है। टाइलिन और डाइस्टेट क्या करता है, ये चोकर का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च, चोकर का पाचन करता है। म्यूक्स भोजन का चिपचिपा कर देता है। म्यूक्स क्या करता है, भोजन का चिपचिपा। देखो हम लोग कितना भी सूखा चीज खा ले, मुंह में जाने के बाद वो गीला हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे मुंह में लार नहीं होता तो क्या हम सूखा चीज को खा सकते हैं, नहीं खा सकते थे, ठीक है, फंस जाता। तो हमारा सबसे मेन काम कौन करता है, तो लार करता है, ठीक है। फिर आ गया ग्रस नली, ये ग्रीसिका इसको कहते हैं, ग्रीस नली कहते हैं, ठीक है। तो वो नली क्या करता है, यह ग्रीसिका, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये जो नली होता है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होता है। इधर मुंह में जो खाएं वो डायरेक्ट आकर के इधर भेज देता है, ठीक है। उधर पाचन का क्रिया नहीं होता है। उसकी लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पता है कितना दूर होता है, नाप के देख लेना, ठीक है। मुंह से आने वाले भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता उसे ब्लूज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लूज कहते हैं। मुंह में जो भी खाएं, चबाएं, चबाने के बाद अंदर किया तो ये ग्रीस नली यानी कि ग्रीसिका द्वारा हमारा पेट में जाता है। कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लूस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लूस कहते हैं। अब आ गया आमाशय पेट, ये नजर आ रहा है ना, ये है पेट, है ना, आमाशय, क्या पेट, आमाशय इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमच।
अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने 3 भाग होते हैं? 3। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है। 3 भाग में एक होता है कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। ठीक है। कार्डियक या अमाशय की ऊपरी भाग होती है। इसमें HCl होता है जो कीटाणुनाशी होता है। यहाँ क्या होता है, ये ऊपर का भाग में जो होता है, जैसे ही इधर भोजन आता है, ठीक है, ये 3 भाग में रहता है। कितने भाग में रहता है? इसमें HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ कीटाणु रहता है, तो वो कीटाणु को HCl इधर ही मार देता है। क्या करता है? मार देता है। ठीक है। और HCl होता है जो क्या करता है, कीटाणुनाशी होता है, कीटाणु को क्या करता है, मार देता है। फिर आता है फंडिक, उसके निचला भाग में आता है। इसमें कीटाणुनुमा रोजी होती है। क्या होता है? कीटाणुनुमा रोजी होता है। जब हम भूखा रहते हैं तो चुभता रहता है। जैसे कि हम भूखा रहते हैं तो वो क्या करता है, चुभता रहता है। ठीक है। पेट में चुभता रहेगा। इसमें जो भोजन बचा रहता है उसको मतलब जाने नहीं देता है, उसको उधर बचा के रखता है। ठीक है। तो वही क्या करता है, तो चुभता रहता है, भोजन को रोक कर रखता है। क्या करता है? भोजन को रोक के रखता है, नीचे वाले पेट में आने ही नहीं देता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, क्या पाइलोरिक, इसमें जठर ग्रंथि होता है। इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है, जिससे जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना है। जठर रस कितने रसों से बनकर मिला है? मतलब 2 रसों से मिलकर बना है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। कितने रसों से मिलकर के बना है? एक रेनिन और एक पेप्सिन। यहाँ तक कोई दिक्कत